कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और मस्त आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो कैसे चल रहा है आपको ये सेशन में कुछ अच्छा लग रहा है? सेशन यदि अच्छा लगता होगा तो लाइक करके डिसलाइक करके आप बता सकते हैं कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे अपने क्वेश्चन में आए। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। आप बोलते होंगे कि सर आए और डायरेक्ट लिखन से क्वेश्चन ही स्टार्ट कराने लगे। चलो यार ठीक, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। यही तो है, सिलेक्शन भी लेना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसमें सेकंड है, तो आज का हमारे क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित में, मतलब कि जो निम्नलिखित पदार्थों में किससे प्रभावित करती है, मतलब कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें कि जल योजन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो इसके फर्स्ट में देखें हम, फर्स्ट में ग्रेनाइट, सेकंड में है क्वार्टरजाइट, थर्ड में है सिका या क्ले मिट्टी, फोर्थ में है इसमें लवण। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको लवण में। ठीक है, तो लवण जो होती है वह जल योजन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, क्योंकि जब जल इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाता है ना, तो उसके छोटे मोटे सेडिमेंट लेके चलता है, मतलब कि छोटे छोटे क्या धूल के कण को लेके चलता है, वह धीरे धीरे जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में वह परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस तरह से इसका कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें देख लें हम इसका कुछ, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लें इसका। तो इसमें जल योजन प्रक्रिया क्या है? जल योजन एक रासायनिक योग है। क्या है? एक रासायनिक योग है जिसमें कि आपको खनिज स्वयं जल धारक को क्या करते हैं? विस्तारित करते हैं। मतलब इसके जो खनिज होते हैं ना, वह स्वयं को क्या करते हैं? जल को क्या करते हैं? यह विस्तारित करते हैं, यानी विस्तारित हो जाते हैं, मतलब इसमें अपने आप में ही क्या करते हैं? वो इसमें मिल जाते हैं। एवं विस्तार पदार्थ जो होते हैं वह आयतन अथवा शैल में वृद्धि के कारण बनते हैं। मतलब कि इसमें जो विस्तार होता है वह किसके कारण होता है? आयतन एवं उसके शैलों की वृद्धि के कारण। फिर इसमें क्या कौन से तत्व है? इसमें कैल्शियम सल्फेट जल, कैल्शियम और सल्फेट के जल के मिलने के बाद किसका उपयोग करते हैं? बनते हैं ये कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट जब इसमें जल में मिलता है तो यह क्या बन जाता है? यह जिप्सम में क्या करते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं और ये कैल्शियम सल्फेट की तरह अधिक ही ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें इसका ये इस डायग्राम में भी आप यहाँ देख सकते हो। चलें फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मालवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया? मतलब कि जो मालवा का जो क्षेत्र है वो है अवधाव में किस श्रेणी में इसको सम्मिलित किया गया? तो इसमें देख लें हम, फर्स्ट में भूस्खलन, सेकंड में तीव्र तबाही वृत्त संचालन, फोर्थ में मंद प्रभावी मंद प्रभावी वहत संचालन के कारण, और फोर्थ में इसमें अवतलन या धस्कन के कारण। तो इसमें इसका सही आंसर, आप सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। भूस्खलन के कारण इस तरह की प्रक्रिया होती है जो कि मालवा के क्षेत्र में आपको दिखाई देती है। तो इसमें देख लें हम, जैसे कि हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, और फिर इसमें हमारे देश के मालवा का क्षेत्र जो अवधाव या भूस्खलन के हिमालय में यह प्राय घटित होते हैं, जिसके कारण अनेक इसमें छोटे छोटे हिमालय विवर्तनिका है दृष्टिकोण से ये सक्रिय हैं, और इसमें अधिकांशतः जो परतदार शैल भी इसमें असंगठित शैल के माध्यम से ना होकर ये क्या करती है? तीव्र हो जाती है। हिमालय को, इसकी हिमालय की तुलना में यह है जैसे कि इसमें तमिलनाडु है, कर्नाटक है एवं केरल के कुछ ही जो सीमा बनाते हैं, और इसमें नीलगिरी एवं पश्चिमी घाट के किनारे पर इस तरह की यह प्रक्रिया चलती रहती है। और यह विवर्तनिका प्लेट जो विवर्तनिका है, इसकी दृष्टि से देखें हम तो इसमें अधिक स्थायी होती है, परंतु यह अब भी अधिक स्थायी होती है तथा इसमें बहुत कठोर शैलों का, मतलब कि जो कठोर शैल से इसमें क्या होती है? इसमें निर्मित होती हैं। परंतु इसकी इसमें कुछ शैलों से क्या होता है? इसमें पहाड़ियों जैसे कि मालवा के अवधाव में जैसे भूस्खलन हुआ, यानी कि इस पहाड़ी में क्या होता है? धीरे धीरे करके इसमें भूस्खलन होते गए, जिसके कारण पहाड़ी क्या होती है? वह
टूटने लगती है। और फिर इसमें क्योंकि अब इसमें मतलब कि इस तरह की प्रक्रिया कैसी तो बारंबार जब होते रहती है ना इस तरह की प्रक्रिया, तो वहाँ पर क्या भूस्खलन होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर इसमें देखते हैं जो मालवा का क्षेत्र है, ठीक है। तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन देखें हम अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि अनुक्रमिक प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन देखें हम, फर्स्ट में निक्षेप, सेकंड में ज्वालामुखीता, थर्ड में देखें पटल विरूपण और फोर्थ में देखें अवदर्न। तो इसमें इसका सही आंसर इसका फर्स्ट निक्षेप में इस तरह की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। किस कारण? निक्षेप के कारण। तो इसमें देखें हम इसमें भू आकृति विज्ञान, अवक्षय और परिवहन, निक्षेपण, जो भी बोला आपने अभी इसका फर्स्ट ऑप्शन था ना इसमें, वो करेक्ट था। क्या उसमें निक्षेप या निक्षेपण बातें की है। और संघनन के कारण इस तरह से क्रम होने की अनुक्रमिक प्रक्रिया है। यहाँ पर इन जो जो प्रक्रिया है का विवरण दिया गया है। जैसे अवक्षय, अवक्षय चट्टानों के टूटने और इस तरह की प्रक्रिया जैसे कि मौसम और जलवायु के विभिन्न विभिन्न तत्वों के कारण कार्यों के माध्यम से होती है। इसमें परिवहन में देखें, परिवहन अवक्षय और इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने वाली प्रक्रिया जैसे कि हवा देखिएगा, पानी है, बर्फ है इत्यादि माध्यम से ये फर्स्ट से सेकंड स्थान पर ये चले जाते हैं। और निक्षेपण परिवहन, परिवहन यानी जो सामग्री है जो एक स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया को ही कहते हैं। मतलब एक स्थान जब ये चले जाते हैं यहाँ धीरे धीरे करके तो वह एक स्थान पर क्या हो जाते हैं, वह जमा हो जाते हैं। और संघनन यह निक्षेप की ठोस बदलते हुए स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो फिर देखें अगला क्वेश्चन क्या है। मृदा निर्माण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो ऐसे कौन से घटक है जो मृदा निर्माण के लिए सहायक होते हैं। फर्स्ट में खनिज, फर्स्ट में क्या है खनिज, सेकंड में है कार्बनिक पदार्थ, थर्ड में है पानी और हवा, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी रहेंगे ना, तो ये क्या है, ये मुख्यतः मृदा निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसके निर्माण के लिए? मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि इनके बिना आगे की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। ना खनिज रहेंगे तो ये आगे कुछ होगा, ना ही कार्बनिक पदार्थ रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यदि हवा जल का तो इसमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसके कारण कि यह मृदा क्षरण भी होने होती है इसी कारण। और हवा के माध्यम से भी जब धूल के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो हवा के कण है ना उसके माध्यम से उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन है तो इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन से कारक जो मृदा निर्माण में आवश्यक है। तो मतलब मृदा निर्माण के मतलब जब मृदा बनती है ना, मृदा निर्माण के लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो इसमें फर्स्ट देखें जलवायु, सेकंड में वनस्पति और जीव, थर्ड में ऊंचाई और फोर्थ में है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर मैं ही बताता हूँ आपको, सही आंसर इसका ऑप्शन डी। तो आप इसमें, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार की यह प्रक्रिया है जिसमें कि ये तीनों चीज आवश्यक होते हैं। किसके लिए? मृदा निर्माण के लिए, जो इसके महत्वपूर्ण कारक हैं, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में इसमें मूल पदार्थ, सेकंड में है स्थलाकृति, थर्ड में इसमें जलवायु, फोर्थ में इसमें जैविक प्रक्रिया, फिफ्थ में इसमें समन। तो इसके ऑप्शन देखें, फर्स्ट में देखें 1 2 3 और सेकंड में देखें 1 2 4 और थर्ड में देखें 2 4 5 और फोर्थ में देखें 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सिंपल है, इसका आंसर तो ऑल ऑफ दिस ही होगा, क्योंकि इनके बिना तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही होगा। तो ये तो था हमारा ये चैप्टर, इससे पहले हमने चैप्टर 6 को देखा था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 7। चैप्टर 7 में है क्या, भू आकृति तथा उनका विकास। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम आज के सेशन में हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा,
स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव होता है? मतलब कि स्थल भू विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? फर्स्ट में तरुण अवस्था, सेकंड में प्रथम पूर्ण अवस्था, थर्ड में इसमें अंतिम पूर्ण अवस्था, फोर्थ में इसमें वृद्ध अवस्था की कौन सी अवस्था है जिसके कारण स्थल रूप से इसमें अधोमुख कटाव होने का प्रमुख है, मतलब कि किस तरह इसका प्रमुख होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरुण अवस्था, क्योंकि तरुण अवस्था में ही इसमें इस तरह की प्रक्रिया उपलब्ध होती है। तो इसमें देखें आंसर इसका ए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो वक्तव्य है क्या है वह लिपि शब्द से परिभाषित है? ऐसा कौन सा वक्तव्य है जो कि लिपि शब्द से परिभाषित है? तो फर्स्ट में देखें हम छोटे छोटे से मध्यम आकार के से उथले गर्त, मतलब कि छोटे से मध्यम आकार के उथले गर्त। सेकंड में ऐसे स्थल जिनके ऊपरी मुख्य वृत्ताकार व नीचे की आकार में होते हैं, मतलब कि ऊपर वृत्ताकार होंगे और नीचे कैसे कीर्ति आकार होंगे, ठीक है। और थर्ड है इसमें ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं, मतलब कि ऊपर से जब धरातल में जल टपकता है उसके कारण से यह बनते हैं। और फोर्थ में है इसमें अनियमित धरातल जिसके मतलब कि जिनके तीखे कटक व खांचे होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे कटक भी रहेंगे और इसमें खांचे के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा कौन सा इनमें से चार में से इसको लिपि को सही रूप से परिभाषित करते हैं कि इसका सही वास्तविक आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिएगा, सही आंसर है फर्स्ट वाला, ठीक। कौन सा? फर्स्ट। तो इसका हम डिटेल देख लें कि इसमें दिया है लेपिस के बारे में। लेपिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो कुंड या धरातल जो कि ढाल रंध्र लेपिस की चूना पत्थर के बनने के कारण। इसमें देखें हम चूना पत्थर चट्टाने की तले या इस तरह से घुलित क्रिया द्वारा छोटे मध्यम आकार के जो छोटे गर्ते हैं का निर्माण करते हैं, जिसके विलय होने के कारण इसमें विलयन में सांद्र रंध्र स्मॉल कहते हैं, मतलब कि इसको इसमें घुले होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? सांद्र रंध्र कहा जाता है। घोल रंध्र काष्ठ ऐसे भी होते हैं जो कि यह बहुतायत रूप में पाए जाते हैं, मतलब कि यूनिवर्सल कहते हैं इनको, क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल या बहुतायत क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये धीरे धीरे करके किस रूप में बन जाते हैं? चूना पत्थर का भाग अधिकतर होता है जिसके कारण कि ये खाइयों अथवा हवाले हो जाते हैं, खाइयों के रूप में इसमें हवाले के रूप में बन जाते हैं। और ये पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अधिनियत या पतले नुकीले कटाव के आदि से रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इनको ही हम लैपिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनको लैपिस बोला जाता है। और कटक के माध्यम से इसमें लैपिस का निर्माण किन के कारण होता है? चट्टानों के स्थनीय या इसमें घुलन प्रक्रिया के द्वारा इनमें कभी कभी हम लैपिस को इस तरह से समतल रूप में चूना युक्त भी जो चट्टाने के रूप में इनको देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन है गहरे लंबे विस्तृत कार्क या वेशिंग जिसके शीर्ष या दीवार पर खड़े ढाल में व इसके किनारे पर अवतल के होते हैं, इसे क्या कहते हैं? मतलब कि जो गहरा भी होगा, लंबा भी होगा, एक गर्त बेसिन के समान भी होगा और दीवार भी होगी, खड़ी समान भी होगी। इस खड़े ढाल को क्या कहा जाता है? फर्स्ट में शार्क, सेकंड में वार्षिक मिमोर, थर्ड में घाटी हिमना, फोर्थ में एस का। तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका, सही आंसर देखिएगा आप, इसका सही आंसर देखें तो हम सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? शार्क। क्या है इसमें? शार्क, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इस तरह से आपकी संरचना इसमें दिखाई देती होगी कि किस तरह से इनका निर्माण हुआ है और फिर किस तरह से ये है कि यह सक्रिय घाटी के रूप में जो पहाड़ी के रूप में खड़ी हो जाती है, इनको ही हम शार्क कहते हैं। तो इसमें देख लें हम हिमानी कृत्य जो होती है जो कि पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न रंध्रों में शार्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और अधिकतर शार्क हिमनद
घाटियों के शीर्ष में पाए जाते हैं। एक मतलब कि एकत्रित और हिम्मत पर्वतीय प्रदेश में क्षेत्रों में आती है और ये क्षार के रूप में काटती है। यह क्षार के गहरे, लंबे व चौड़े गर्त के होते हैं, जिनकी दीवारें तीव्र ढाल या इसमें सीधी होती है या अवतल भी हो दिखाई देगी। और हिमनद इसमें धीरे-धीरे क्या करते हैं, पिघलने लगते हैं। जैसे कि आपको ये सफ़ेद-सफ़ेद दिख रहा है, ये हिमनद है जो धीरे-धीरे कर पिघल कर क्या करते हुए जल के रूप में वहाँ से नीचे टपकने लगते हैं। तो यह शार्क या टर्न झील का है इसे। ऊपर से जब आएँगे ना तो उसको क्या कहते हैं, इसमें ऐसे आएँगे, यहाँ से ऐसे धीरे-धीरे करके जब नीचे जाएँगे तो यह शार्क के रूप में धीरे-धीरे बूँदों के रूप में वह टिपकना शुरू करते हैं। और फिर यह फिर धीरे-धीरे देखेंगे आप, यह सीढ़ीनुमा बनाए दिखाई देती है जैसे कि ये। इसको देखिएगा आप बड़े ध्यान से, ये सीढ़ीनुमा धीरे-धीरे करके बनते जाते हैं। चलें? फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, सेकंड में शुष्क प्रदेश, थर्ड में चूना पत्थर प्रदेश, फोर्थ में इसमें हिमनद प्रदेश। तो इसका सही आंसर देखिएगा। सही आंसर इसमें देखें हम, तो इसमें सही आंसर आप बताइएगा। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप, इसमें इसकी व्याख्या देख लें हम। चूना पत्थर या डोलोमाइट, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। इसमें धरातलीय व मौसम जल रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो कि धौलीकरण व अवक्षेपण के कारण अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रिया हैं, धौलीकरण और अवशेषण, या तो चूना पत्थर या डोलोमाइट। चट्टानें से जो चट्टानें होती है ना, चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें एक प्रकार के अंतरास्थानांतरित पाई जाती है। और फिर किसी भी चूना पत्थर या इसकी डोलोमाइट चट्टानें के जो भौम जल के द्वारा ही घुलन प्रक्रिया के या उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने होते हैं। ऐसे स्थल रूप को हम क्या कहा जाता है, इसको कास्ट स्थलकृति या इसके नाम से नाम दिया जाए। और यह एड्रियाटिक सागर, मतलब कि एड्रियाटिक सागर में आप देखेंगे जिसमें बाल्कन कास्ट गेज प्रदेश है, इसमें की उपस्थित लाइमस्टोन या चट्टाने में इसमें विकसित स्थलाकृति पर आधारित होता है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखें हम। एक सक्रिय घाटी है जिसकी विशेषताएं सीढ़ीनुमा, खड़े ढाल या किस नाम से जानी जाती है? मतलब कि ऐसी कौन सी सक्रिय घाटी है जिसमें कि यह सीढ़ीनुमा ढाल के रूप में नाम से भी जानी जाती है? फर्स्ट में यू आकार की घाटी, सेकंड में अंधी घाटी, थर्ड में गार्ज घाटी, फोर्थ में कैनियन घाटी। इस पे किस प्रकार की घाटी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गार्ज घाटी होती है। ठीक है, तो इसमें आप इसमें देख लीजिएगा। अवनलिका विकसित, या जैसे अवनलिकाएं होती है धीरे धीरे क्या होती है, गहरी होती जाती है, चौड़ी लंबी होकर ये किसमें रूप में धारण, घाटिया का रूप धारण कर लेती है। लंबाई, चौड़ाई एवं ये किस रूप घाटी आकृति की हो जाती है। पर ये भी आकार की घाटी या गार्ज कैनियन होती है, या तो भी आकार की घाटी बनेगी या तो गहरी गार्ज कैनियन होगी, जो वर्गीकृत होकर यह इसमें इस तरह से इनको वर्गीकृत की जा सकती है। और गहरे साकर है जो कि सक्रिय, मतलब कि जो गाज होती गहरी और सक्रिय घाटी होती है, जिसमें कि प्रत्येक ये दोनों पास ढाल एक दो होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और एक कैनियन के किनारे इसमें खड़ी ढाल वाले छोटे होते हैं, खड़ी ढाल भी इसमें होती है। और यह गार्ज की ही एक घाटी, यानी गार्ज की भांति ही दिखाई देती है, जो गार्ज की घाटी है उसकी भांति दिखाई देती है। और यह एक तरह से इसमें हम देखें तो लंबाई चौड़ाई बराबर तथा इसका भाग लगभग एक समान होता है। इसके विपरीत कैनियन तल की अवक्षेप और फिर इसमें अधिक चौड़ा है, जिसमें वास्तविक कैनियन गाज के रूप में इसमें दिखाई देता है। इस तरह से आप यहाँ इसको पूर्ण रूप से, इसका उदाहरण किसमें है, कैनियन का निर्माण अवसादी चट्टानों जैसे कि क्षैतिज चरण पर पाए जाने के कारण ये गहरी गाज के रूप में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा? थोड़ा मेरा गला थोड़ा दर्द कर रहा है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ स्लो जाएगी, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो फिर थैंक्स। फिर इसमें आप देखिएगा, तो हम इसमें देखें थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।
ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।